This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज मैं आपको टैड ह्यूज की पोएम क्रोज एलाइट्स पढ़ाने वाला हूँ। इस पोएम को पढ़ाने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये पोएम किस बारे में है, इसकी थीम क्या है और क्या आइडियोलॉजी है इस पोएम के अंदर। दोस्तों जो ये पोएम है टैड ह्यूज की क्रो एलाइट्स, इसमें जो पॉइंट है वो एक क्रो को एक पावरफुल क्रिएचर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हम ये कहें कि क्रो इज इक्वल टू गॉड, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो क्रो है, क्रो को ऐसी जो पावर है वो पोइट ने दी है कि क्रो को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि वो एक तरह से सिंबॉलिकली ही इज रिप्रेजेंटेड एज गॉड इन बाइबल। जैसे कि बाइबल में गॉड को रिप्रेजेंट किया गया है, उसी तरह से यहां पर क्रो को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक पावर रखता है टू सी एवरीथिंग एंड एवरीवन। इसमें क्वेश्चन यह आता है कि ये क्रो को क्या पावर है, क्रो के अंदर कैसी एक अद्भुत शक्ति कौन सी है। तो आपका आंसर होगा टू सी एवरीथिंग एंड एवरीवन, हर चीज को देखना और हर व्यक्ति को देखने की पावर है क्रो के अंदर। तो क्रो क्या कर रहा है, एक तरह से यह मान के चलिए कि क्रो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। क्रो ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है? क्रो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। क्रो जो है वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, क्रो जो है समाज की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो चारों तरफ देख रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, समाज में आखिर हो क्या रहा है, वो सारी की सारी चीजों को देखता है। तो कुल मिलाकर द वर्ल्ड इज सीन थ्रू द आईज ऑफ अ क्रो। क्लियर कि जो संसार है उसको किसकी आंखों से देखा जा रहा है? उसको एक क्रो की आंखों से देखा जा रहा है इस पोएम में। और जो थीम है वो क्या है? अगर जो हम इसकी थीम की बात करें तो वो आपका आंसर होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू द आईज ऑफ क्रो। ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू द आईज ऑफ क्रो, एक क्रो की आंखों के द्वारा सोसाइटी को ऑब्जर्व करना। अब बात यह आती है कि क्रो इज ऑब्जर्विंग इन द पॉजिटिव वे और द नेगेटिव वन, कि वो सकारात्मक रूप में ऑब्जर्वेशन कर रहा है या नकारात्मक रूप में, और व्हाट इज लुकिंग फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। वो क्या चीज देख रहा है, वो पॉजिटिव को देख रहा है या नकारात्मक को देख रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैं आंसर दूंगा कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता, उसको क्रो देख रहा है, उन सभी चीजों को देख रहा है। और स्पेशली ही फाइंड्स एवरीथिंग फुल ऑफ फिल्थ, हर चीज उसको गंदगी से भरी हुई लगती है। तो कहने का मतलब ये जो समाज है, ये जो प्रकृति है, जो हमें सुंदर दिखाई पड़ती है, ये प्रकृति उसको फिल्द की तरह लगती है। दोस्तों यहां पर मुझे मैथ्यू अर्नोल्ड की जो वो लाइन्स याद आ रही हैं, जिसमें मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस सो न्यू, हैथ रियली नीदर जॉय नॉर ग्रेटिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। ये जो संसार है ना, ये जो हमारे सामने दिखाई पड़ता है, ये वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है। इसमें कोई शांति नहीं है, इसमें कोई आभार की भावना नहीं है, और अगर जो कोई व्यक्ति दर्द से पीड़ित है, दर्द से कोई व्यक्ति कराह रहा है, तो उसके लिए मदद नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो संसार है, इसकी सुंदरता आउटवर्डली अलग है और इनवर्ड देखा जाए तो वो अलग है। ऐसे ही यहां पर जो क्रो है, क्रो का ऑब्जर्वेशन भी देखने लायक है। वो सभी चीजों को देखता है, वो प्रकृति को देखता है, सबसे पहले वो प्रकृति को ही देखता है। और जब वो प्रकृति को निहार रहा होता है तो वो माउंटेन्स को देखता है, वो स्ट्रीम्स को देखता है, मतलब सब चीजों को देखता है, और वो समुद्र को देखता है। और लेकिन बाद में उसको क्या दिखाई पड़ता है? उसको दिखाई पड़ता है कि जो प्रकृति है, इट इज नथिंग एक्सेप्ट द वायरस फ्रॉम गॉड। नेचर हैज बीन प्रेजेंटेड एज वायरस इन द पोएम। याद रख लेना दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन ये आता है कि किस पोएम में
टेड ह्यूज की किस पोएम में नेचर को वायरस के रूप में दर्शाया गया है? तो आपका आंसर होगा क्रोएलाइट्स। क्या आंसर होगा? क्रोएलाइट्स। क्रोएलाइट्स में जो नेचर है, प्रकृति है, उसको वायरस के रूप में दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया दोस्तों? वायरस के रूप में दिखाया गया है। तो प्रकृति को वो वायरस के रूप में देखता है। इसके बाद जब वो सब चीजों को देख रहा होता है तो वो गंदगी की तरफ देखता है कि प्रकृति में कितना मतलब कूड़ा करकट है, कितनी गंदगी है, कितना मड है, कितनी कीचड़ है। और वहीं पर तभी उसका जो ध्यान है वो एक सिंगल ह्यूमन की तरफ जाता है। और वो जो सिंगल ह्यूमन है दोस्तों, वो कहाँ है? वो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और वो स्मोकिंग कर रहा होता है। वो जो सिंगल ह्यूमन है वो क्या कर रहा है? वो अपने कमरे में बैठा है और वो कमरे में बैठा बैठा स्मोकिंग कर रहा होता है। और वो उसको देखता है और फिर उसके मन में वही चीज आती है जो क्रो है। क्रो के मन में वही चीज आती कि कुछ भी चीज जो है वो बची नहीं है। और किस चीज से? नेगेटिविटी से, नेगेटिव एस्पेक्ट से। और दूसरी चीज, ये जो आइडिया है ये भी क्लियर हो जाता है कि क्रो कैन सी एवरीथिंग एंड एवरी मैन, कि जो क्रो है वो हर चीज को देख सकता है और हर व्यक्ति को देख सकता है। एंड इट हैज द पावर दैट इज क्वाइट इक्वल टू गॉड। आई होप कि आपको समरी, थीम क्लियर हो गई होगी। अब समरी और थीम के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं पोएम की लाइंस की तरफ। इसमें आप देखिए, क्रो सा दी हार्डेड माउंटेन्स। जो क्रो था, क्रो ने क्या देखे? क्रो ने बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला देखी। स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, जो स्टीम कर रहे थे मॉर्निंग में। एंड ही सा द सी डार्क स्पाइंड, और उसने क्या देखा? उस क्रो ने गहरे समुद्र को देखा। एक गहरा समुद्र जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे दैट इज एडजस्टेड विद अ स्पाइन, यानी कि उसका एक स्पाइन है सी का। सी की अपना स्पाइन, आप जानते दोस्तों, जो एक हमारा मतलब बॉडी का पार्ट है, पीठ को बोलते हैं। ऐसे ही समुद्र को किस रूप में दिखाया गया? एक डार्क स्पाइन के रूप में समुद्र को दर्शाया गया है। विद द होल अर्थ इन इट्स कॉइल। जो समुद्र है वो समुद्र इस प्रकार से डार्क स्पाइन के रूप में फैला हुआ है कि उसने पूरी की पूरी अर्थ जो है, पृथ्वी है, उसको अपना एक गोलाकार रूप दे दिया है। इस प्रकार से उसने पृथ्वी को घेरे हुए है। ही सा द स्टार्स, ही मतलब क्रो के लिए कहा गया है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने स्टार्स को देखा? क्रो ने। ही सा द स्टार्स फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट। उसने किसको देखा? फ्यूमिंग स्टार्स को देखा, जो कि अंधेरे में कहीं गायब हुए सितारे हैं। दोस्तों ये प्रकृति के बारे में बता रहा है कि प्रकृति को जब क्रो ने देखा, ऑब्जर्व किया, तो क्या उसने पाया। और ऐसे ही मशरूम को देखा, दी नथिंग फॉरेस्ट, वहां पे फॉरेस्ट तो कुछ दिखाई नहीं दिया। क्लाउडिंग देयर स्पोर्स द वायरस ऑफ गॉड, और उन मशरूम में भी कुछ पॉइंटेड हो रहे थे और कुछ छिद्र से हो रहे थे। और वहां पर जो स्मॉल सेल्स थे जो उसने नोटिस किए, उनको देखकर और प्रकृति की हर चीज को देखकर उसको लगा द वायरस ऑफ गॉड, इट इज द वायरस ऑफ गॉड। ये क्या है? तो भगवान का वायरस है। तो वट एवर ही सा, जो भी उसने देखा, ये नहीं कि केवल सी की बात हम करेंगे, स्टार्स की बात करेंगे, मशरूम की बात करेंगे, एवरी पार्ट ऑफ द नेचर, एवरी एलिमेंट ऑफ द नेचर, प्रकृति का हर तत्व जो क्रो ने नोटिस किया, दैट इज काउंटेड एज द वायरस ऑफ गॉड। उसको वायरस ऑफ गॉड कहा गया है। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, व्हाट इज वायरस ऑफ गॉड, कि वायरस ऑफ गॉड क्या है? तो आपका आंसर होगा नेचर, प्रकृति है वायरस ऑफ गॉड। दोस्तों अगर जो आप पोएम को डीपली नहीं पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये नहीं मिल पाते। और मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप कोई बुक भी खोल के देख लेना, कितनी ही बढ़िया LT ग्रेड की बुक हो या नेट की बुक हो, उसमें पोएम के अंदर के जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं दिए होते। क्योंकि आजकल चल क्या रहा है? आजकल कॉपी पेस्ट चल रहा है। बस एक राइटर ने लिख दिया कुछ, उसका फिर उसने थोड़ी सी नकल कर ली, कुछ नेट से चुराया, कुछ कहीं से चुराया, बना दिए नोट्स। ऐसे नोट्स बनाते हैं, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। और मेरा मानना है कि हमें और आपको मेहनत करनी है,
क्योंकि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स का भविष्य तभी संवार सकता है जब वो खुद मेहनती होगा, जब वो खुद कुछ नया करने की सोचेगा, जब वो खुद कुछ नया अपने बच्चों को देने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि बस लिया दिया और लिया दिया कहीं से भी पढ़ा दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पोएम में से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप कि अब आपके क्लियर होगा कि वायरस ऑफ गॉड क्या है। प्रकृति है वायरस ऑफ गॉड। और जब उसने ये चीज देखी तो क्या हुआ, एंड ही शिवर्ड विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन। तो वो उस डर से वो कपकपाने लगा। दोस्तों अब मुझे इससे कर्टेल सोनेट याद आती है जेम हॉपकिंस की। जेम हॉपकिंस की जो 2 कर्टेल फेमस सोनेट्स हैं, एक तो पाइड ब्यूटी और एक दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड। दोनों में सेम एक सिमिलर क्वालिटी, एक सेम मैसेज देखने को मिलेगा, जैसे कि टेड ह्यूज की पोएम यहां पर क्रो एलाइट्स में है। कभी पढ़ना अगर जो टाइम मिले आपको, अच्छी पोएम्स हैं। कर्टेल सोनेट यानी कि 10.5 लाइन की जो सोनेट होती है उसको कर्टेल सोनेट कहा जाता है, और जेम हॉपकिंस उसके पायनियर भी रहे हैं। अब आगे देखिए, इन दी हेल्यूसिनेशन ऑफ द हॉरर। उस हॉरर के हेल्यूसिनेशन में एक तरह से वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उस पे किसी ने जो है एक तरह से जादू कर दिया हो। ही सॉ दिस शू विद नो सोल रेन सॉडन लाइंग ऑन ए मूर। उसने इन जूतों को देखा जिसमें सोल नहीं नजर आ रहा था, और वहां पर बारिश हो रही थी, और वहीं पर एक खुले स्थान पर वो पड़े हुए थे। एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन बॉटम रस्टेड अवे, और वहीं पर ये कूड़ा जो था चारों तरफ फैला हुआ था। दोस्तों एक ऐसा स्थान जहां पर बारिश हो रही है, कूड़ा फैला हुआ है, मिट्टी है, कीचड़ है, वो सब वो गंदगी जो थी सोसाइटी की, वो क्रो ने देखी। अ प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड इन अ वेस्ट ऑफ पेडल्स। और वो एक ऐसा स्थान था जो कि हवा के लिए एक खेलने का स्थान था। मतलब हवा जब तेज चल रही थी तो वो वहां पर चीजों को उड़ा रही थी इन ए वेस्ट ऑफ पेडल्स। लेकिन वो कैसा बना हुआ था, एक स्मॉल पॉन्ड के रूप में हमें वो दिखाई पड़ रहा था। वो जो स्थान था वो बिल्कुल ऐसा बन रहा था जैसे कि मानो एक छोटा सा तालाब हो उस स्थान में, और चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली हुई थी। हवा के कारण जो चीजें लाई गई थी इकट्ठा करके वो कीचड़ में सन चुकी थी और पूरी तरह से चारों तरफ फिल्ड था। देयर वॉज दिस कोट इन द डार्क कबर्ड, और वहां पर एक डार्क कबर्ड में एक कोट था। इन द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस, बिल्कुल शांत कमरा था। दोस्तों प्रकृति को देखा, अब देखो ह्यूमन बीइंग को ये ऑब्जर्व कर रहा है क्रो। तो कहने का मतलब कोई भी नहीं बच सकता, नथिंग कैन एस्केप, कुछ नहीं बच सकता, एंड नो वन कैन एस्केप, और कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। किससे? थ्रू द आईज ऑफ क्रो, उस क्रो की आंखों से। तो अब देखिए, इन द साइलेंट हाउस देयर वाज दिस फेस, वहां पर वो चेहरा देखा। अब ये कौन सा चेहरा है? ये यहां पर बात हो रही है पोएट की। स्मोकिंग इट सिगरेट्स बिटवीन द डस्क। व्हाट वाज द पोएट डूइंग? पोएट क्या कर रहा था? डस्क के टाइम पे वो सिगरेट स्मोक कर रहा था। विंडो एंड द फायर्स एम्बर्स, और खिड़की के पास था, और इसके साथ साथ वो अपनी सिगरेट को जो है उसने एक सिगरेट दानी भी ली हुई थी और उसमें उसकी राख वो लगा रहा था, डाल रहा था। नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस, नियर द हैंड दिस कप, और नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस, वो मोशनलेस दिखाई पड़ रहा था। नियर द हैंड दिस कप, और उसके पास में एक कप था। क्रो ब्लिंक्ड, क्रो ने ब्लिंक किया, फिर दोबारा से ब्लिंक किया, नथिंग फेडेड, कुछ भी फेड नहीं हुआ। ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, और उसने जो एविडेंस देखा उसको स्टेयर किया। एविडेंस मतलब द ऑब्जेक्ट ही सा, जो ऑब्जेक्ट उसने देखे दोज वर काइंड ऑफ एविडेंस फॉर हिम, वो एक दैट वाज अ काइंड ऑफ एविडेंस फॉर हिम। तो नथिंग एस्केप्ड हिम, और कुछ भी उससे नहीं बचा, नथिंग कुड एस्केप, और नहीं बच सकता था। तो आई होप दोस्तों ये पोएम जो है आपको समझ में आ गई होगी, क्रो एलाइट्स। अगर पोएम समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे जरूर बताना कि पोएम आपको कैसी लगी। अब इसके नीचे दोस्तों इसी पीडीएफ में, जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी,
इसमें इसकी समरी भी मेंशन है, इस समरी को आप तैयार कर लेना। और इसके साथ साथ जो राइटर है टेड ह्यूक्स की जो लाइफ है वो भी दी गई है, उसकी बायोग्राफी भी है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, अच्छी तरह से ये आपके तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि स्टोरी समझ में पोएम समझ में आई होगी। अगर वो पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।